नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल के ऊपर साइकोलॉजी रिलेटेड जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशंस रहती हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड, असेसमेंट्स के रिलेटेड, साइकोलॉजी में करियर के रिलेटेड, या साइकोलॉजी के अंडर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं या डोमेन्स आती हैं यहाँ पे हर एक चीज़ को हम कवर करते हैं, राइट। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज की हम इस वीडियो के अंदर अडल्ट ADHD को हम कैसे घर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे आप इसको घर पे सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही असेस कर सकते हो क्या मुझे ADHD के सिम्टम्स हैं या नहीं है। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अडल्ट ADHD असेसमेंट या सेल्फ रिपोर्टेड स्केल। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि अडल्ट ADHD सेल्फ रिपोर्ट स्केल के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। द अडल्ट ADHD सेल्फ रिपोर्ट स्केल मीन्स ASRS, ठीक है। ASRS एक ऐसी सिम्टम चेकलिस्ट है जिसको आप घर पे आप खुद अपने ऊपर ट्राई कर सकते हो। आप जान सकते हो कि क्या आप में ADHD के सिम्टम्स हैं या नहीं है, ठीक है। कुछ ADHD को लेके मिथ भी रहते हैं, उन मिथ के बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ डाउट्स भी रहते हैं, क्या ADHD इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ को। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के थे, वो जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और उसके आंसर भी आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको साइकोलॉजी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं अडल्ट ADHD के बारे में कि अगर आपने अपने घर पे इस असेसमेंट को यूज़ करना है तो आप गूगल पे जाके लिखिए अडल्ट ADHD सेल्फ रिपोर्टेड स्केल मीन्स ASRS। आपको एक परफॉर्मा डाउनलोड होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये एक स्केल है, एक चेकलिस्ट है, अडल्ट ADHD सेल्फ रिपोर्टेड स्केल ASRS वर्जन 1.1। सिम्टम चेकलिस्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो। इसमें दो पार्ट रहते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ADHD के जो सिम्टम्स रहते हैं या क्राइटेरिया रहते हैं WHO के अकॉर्डिंग, जिसके लिए हमारा जो साइकोलॉजी के मेन टेक्स्ट बुक्स हैं, जिसको हम साइकोलॉजी ग्रंथ भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे हर एक रिलीजियस पर्पज़ के लिए अलग अलग उनके होली टेक्स्ट बुक होती हैं, वैसे ही साइकोलॉजी की 2 टेक्स्ट बुक्स हैं। फर्स्ट इज़ DSM एंड सेकंड इज़ ICD। और DSM एंड ICD के अकॉर्डिंग जो ADHD का क्राइटेरिया है वो 2 ही क्राइटेरिया है। फर्स्ट इज़ इनअटेंटिव एंड सेकंड इज़ हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। तो ये जो ASRS है ये आपकी हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी ये दोनों कंबाइंड है। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो इनअटेंटिव। तो इन अटेंशन अगर आप में है और हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी के कुछ सिम्टम्स आपको अगर खुद ऑब्जर्वेशन से लग रहे हैं तो आपको ये टेस्ट अपने ऊपर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट आपको एक वैलिडिटी प्रोवाइड करवाएगा कि आपको किसी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि ADHD एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इससे आपकी लाइफ को भी इफ़ेक्ट हो सकता है। वैसे क्वेश्चंस के बारे में भी मैं आगे वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि क्या आपके क्वेश्चंस रहेंगे जब आप इसके बारे में समझोगे, राइट। तो इस असेसमेंट के बारे में बता देता हूँ, इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, हिस्ट्री भी लिखी हुई है, ठीक है। कैसे इसको परफॉर्म करना है वो भी लिखा हुआ है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे कि अडल्ट ADHD सेल्फ रिपोर्टेड स्केल सिम्टम चेकलिस्ट है, पार्ट A है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए है कि मैं ऐसा करता हूँ, उसमें नेवर बहुत रेयर करते हो, समटाइम्स करते हो, ऑफन करते हो, वेरी ऑफन करते हो, ठीक है। अब देखो कि नेवर जो रहता है वो तो बिल्कुल ही नहीं है, नहीं करता। रेयरली मतलब मैं काफ़ी बार करता हूँ। रेयर तो हर एक इंसान भी करता है ना, ठीक है। रेयर तो हम भी करते हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं भी है। समटाइम्स यहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि हफ्ते में 1-2 बार तो हो जाता है ये प्रॉब्लम है। ऑफन हमेशा रहता है। वेरी ऑफन सर जैसा मर्जी समझ लो कि आप हर बार ये होना ही होना है, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मेरे से तो रुकता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये इनमें से कोई भी चीज़ें हैं तो आप इसको टिक करो, ठीक है। अगर ऑफन है या वेरी ऑफन है, समटाइम है, इनको टिक करो, ठीक है, राइट। नेवर और रेयर बहुत कह सकते हो कि रिस्क कम रहता है, क्योंकि हम सारे करते हैं, ठीक है। या तो नहीं करेंगे या बहुत रेयर करेंगे।
प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है, सम टाइम, ऑफन या वेरी ऑफन। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको लग रहा है मेरे साथ रिलेट कर रहा है यहाँ पे टिक करो, फिर सेकंड पढ़ो, फिर थर्ड पढ़ो। इसको ऐसे ही 18 आपके पास क्वेश्चन हैं तो आप 18 के 18 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो और समझो और उसको टिक करो। ठीक है, और इसके बाद जो स्कोरिंग रहेगी आप इनको काउंट कर लो, पार्ट ए को अलग से, पार्ट बी को अलग से, और इसकी स्कोरिंग जो है आप अपनी कर सकते हो। ठीक है, स्कोरिंग आप के लिए आप ऑनलाइन का सहारा भी ले सकते हो। अगर आपने मेरे से स्कोरिंग करवानी है, मेरे से पूछना है या इसको डिटेल में और जानना चाहते हो तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आपने ये टेस्ट खुद समझ नहीं आ रहा कि आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन आपको रिलेट नहीं कर पा रहे डेली लाइफ के साथ, तो आप ये असेसमेंट मेरे से समझ भी सकते हो और मेरे से परफॉर्म भी करवा सकते हो। ठीक है, उसके कोई चार्जेस नहीं रहते, सिर्फ आपको एक सेशन बुक करना होता है। उस सेशन बुक के अंदर आपके सेशन के साथ साथ, आपके क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ आपको ये टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। ये टेस्टिंग के साथ एक और टेस्ट होता है, क्योंकि ADHD के जब सिम्टम्स हमारे लाइफ में रहते हैं तो उसके साथ हमें कुछ सैडनेस, इमोशन डिस्टर्ब, फीलिंग डिस्टर्ब, थॉट्स डिस्टर्ब, अप डाउन थॉट्स का होना, इमोशंस का अप डाउन होना, तो मीन्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन के बहुत ही बेसिक सिम्टम्स भी हमारी लाइफ में शो होते हैं। तो उसके लिए इस टेस्ट के साथ एक और टेस्ट होता है। वो कौन सा टेस्ट होता है, उसके लिए आप इस चैनल को फॉलो करके, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को ओपन कीजिए, वहाँ पे अपनी डिटेल्स भरिए, सेशन को बुक करो, तो आपका ADHD के साथ साथ वो वाला टेस्ट जो कि आपके एंजाइटी एंड थॉट्स, मूड एंड फीलिंग को जो डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें ADHD के कारण, वो भी टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, और उसके बाद आपका प्रॉपर एक काउंसलिंग सेशन भी लिया जाता है टेस्ट के साथ साथ, और आपको वो सजेशंस दिए जाते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओ। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के रहते हैं, जो ADHD के लिए एक बहुत बड़े मिथ कह सकते हो, या बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूज़न या डाउट्स हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास कुछ 7 क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के ही हैं जिनको ADHD है और जिनको ADHD था। ठीक है, था क्या, है अभी भी, क्योंकि वो ख़त्म कभी हो नहीं सकता। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या ADHD अडल्ट लाइफ को ख़राब करता है? सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन यही रहता है, क्या ADHD के कारण हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है? यस, अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे अच्छे से तो ये आपकी लाइफ में दिक्कतें दे सकता है। मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे एफर्ट्स, पेशेंस, ये चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली कह सकते हो रन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैनेज नहीं हो पा रहा तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, या किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो आपके आसपास है, आपको उनसे जाके मिलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पाए तो आपकी लाइफ में दिक्कतें दे सकता है। दिक्कतें कैसी आ सकती हैं, एक बार ध्यान से सुन लो। आपका जो आपका वर्क कल्चर है, आपका वर्क करने का तरीका है, वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं रहेगी। आपको जो प्लानिंग करने में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप कोई भी काम करोगे उसमें प्लानिंग करोगे तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। आपको अपने रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो इम्पल्सिविटी है वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। ठीक है, सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस में भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी सेल्फ स्टीम लो हो सकती है, जिसके लिए ही दूसरा टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है चेक करने के लिए। कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर थेरेपी और मेडिसिन की अगर यूज़ हो, ठीक है, अगर आप मेडिसिन नहीं भी लेना चाहते, अगर आप प्रॉपर थेरेपी लेते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। मीन्स आप इसको मैनेज कर सकते हो। ये WHO के द्वारा भी प्रूफ है। ठीक है, बहुत सारी रिसर्च भी ये दावा करती हैं कि अगर ADHD को समझा जाए और अच्छे से सिम्टम्स को एनालाइज किया जाए और उसको एक प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से मैनेज किया जाए तो आप इसको अपनी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट होने नहीं दे सकते। ठीक है, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्या ADHD सिर्फ चाइल्डहुड का डिसऑर्डर है या अडल्ट में भी हो सकता है? बहुत सारे कह सकते हैं स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोगों का सवाल यही रहता है कि ADHD तो बच्चों में होता है यार, है ना, 6 साल 7 साल के बच्चों तक ही ये सीमित रहता है, उसके बाद तो बढ़ती एज के साथ इसका प्रभाव कम होने लग जाता है और ADHD खत्म हो जाता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को भी मैंने ऐसा कहते सुना है कि ADHD बढ़ती एज के साथ कम होना शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप उन पर कभी भी विश्वास मत करो। ADHD कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसका जो कह सकते हो कि जो इसका इफ़ेक्ट है
वो बढ़ती एज के कारण कम नहीं होता, मैनेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आप बचपन में हाइपर एक्टिव थे और आप किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपको अंडरस्टैंडिंग आती जाती है, आपको समझ आने लग जाता है कि मैं ये काम को ऐसे नहीं कर सकता, पर ये मैं काम को ऐसे बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मीन्स आप अपना तरीका चेंज कर लेते हो, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना सीख लेते हो किसी और वे के साथ। तो जिस हिसाब से आप उसको धीरे धीरे मैनेज करने लग जाते हो, और इसीलिए आपको लगता है कि एडीएचडी का इफेक्ट कम होने लग गया, मतलब एडीएचडी खत्म हो गया। पर आप उन बच्चों से मिलके देखो कि जिनको एडीएचडी को मैनेज करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, और ना उनको किसी ने सिखाया, गाइडेंस दी, ना उन्होंने खुद एफर्ट्स किए हैं, जिसके कारण उनको एडीएचडी अभी भी इफेक्ट करता है, और यहाँ तक कि उनके करियर को और उनकी स्टडी को और उनकी बहुत सारी चीज़ों को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो राइट, तो किसी के पीछे मत लग के मतलब अपना स्ट्रेस मत बढ़ाओ। ठीक है, तो उसको सही इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऑनलाइन भी जा सकते हो या WHO की वेबसाइट पे भी जाके उसको पढ़ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है कि एडीएचडी के होने में कॉजेज या फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, एडीएचडी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि एडीएचडी में जो फैक्टर्स रहते हैं वो 4 फैक्टर्स रहते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर रहता है बायोलॉजिकल फैक्टर रहता है, जिसमें ब्रेन के जो फ्रंटल लोब होता है और डोपामाइन सिस्टम होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जो हमारा फ्रंटल लोब होता है और डोपामाइन मीन्स जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके जो सिस्टम रहता है, जो उनका कह सकते हो पूरा स्ट्रक्चर रहता है, उसमें इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। वो एक कारण बनता है, एक फैक्टर बनता है बायोलॉजिकली। सेकंड बात करूं तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को एडीएचडी है तो आपको भी हो सकता है, रिस्क बढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को है तो आपको भी होगा ही होगा। ठीक है, जो थर्ड फैक्टर है वो आपका पेरेंटल फैक्टर है। जैसे प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आई, प्रेगनेंसी के जो टाइम पीरियड रहता है 0 to 9 मंथ के बीच में, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई कॉम्प्लिकेशन आई हो, या मदर ने अल्कोहल, स्मोकिंग या ऐसे स्ट्रेस वाली चीज़ें या पैरासीटामोल की मेडिसिन का यूज़ ज़्यादा किया हो, या फीवर वगैरह ज़्यादा चढ़ता हो, तो उसके कारण भी ये चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकली सीधा माइंड को इफेक्ट करता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो चीज़ जो फैक्टर है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, जो आपका आसपास का स्ट्रेस, ट्रॉमा वगैरह चीज़ें वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, आपका इन्वायरमेंट वगैरह, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, क्या एडीएचडी की वजह से इंसान की लाइफ स्पैन, उम्र कम हो जाती है। ये रिसेंटली मुझे किसी बच्चे ने पूछा, क्या सर मेरी उम्र कम हो जाएगी, क्या मैं आपको, जैसे कि लोग 100 ईयर्स तक जीते हैं या 80, 70, 90 ईयर्स तक जीते हैं, क्या सर मैं जल्दी मर जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि हंसी भी आती है कि बच्चे ऐसी चीज़ें पता नहीं कहाँ से सुनते हैं कि उनको लगता है कि एडीएचडी हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, कि कैंसर वगैरह हो गया तो अब तो मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, है ना। जिनकी वजह से ही सेल्फ एस्टीम उनकी कम हो जाती है कि एडीएचडी है मतलब मुझे कोई बीमारी लगी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी उम्र कोई कम नहीं होती। आपका एक सिर्फ कह सकते हो कि ब्रेन में एक प्रॉब्लम्स है ना, एक ब्रेन में एक चीज़ कह सकते हो मिसिंग है, जिसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है, जो सिस्टम है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, जिसके कारण आप डिले हो। ठीक है, उसका कोई इफेक्ट सिर्फ इतना होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के लिए आपको वे ऑफ कह सकते हो कि थिंग्स को मैनेज करने के लिए चेंज करना पड़ेगा। राइट, अगर आप इनअटेंटिव हो या आप हाइपर एक्टिव हो तो ऑब्वियस ही बात है कि वो एक बीमारी थोड़ी है। ठीक है, नहीं है इनअटेंटिव हूँ मैं, मुझे पढ़ने में फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, तो मेरे लिए दूसरी चीज़ बनी है कि मैं सुन के, समझ के, प्रैक्टिकली चीज़ें करके मैं वो अच्छा कर सकता हूँ। और सच में एडीएचडी वाले आप देखो जो प्रैक्टिकली करते हैं, जो बिना फोकस किए काम करते हैं, मीन्स प्रैक्टिकली थिंग्स में, इनफॉर्मल नॉलेज में बहुत अच्छे होते हैं। आप कभी ट्राई करके देखना, उन बच्चों से मिल के देखना, आपको समझ आ जाएगा। हाइपर एक्टिविटी है तो कोई बात नहीं, आप उस एनर्जी को एनालाइज कर सकते हो स्पोर्ट्स में, किसी ऐसे वर्क में जहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है। इम्पल्सिविटी जहाँ पे है उन वहाँ पे वो दिखाएं। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे देखो स्पोर्ट्स में कह सकते हैं कि 20 to 30% लोगों को एडीएचडी होगा, पर वो स्पोर्ट्स में अपनी एनर्जी को एनालाइज करते हैं और वो बेस्ट रिजल्ट दिखाते हैं। राइट, तो ये चीज़ें हैं, इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो कन्वर्ट करने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या एडीएचडी वाले लोग दूसरे लोगों से अलग होते हैं। इसके आंसर मैं आपको बता दूं कि सच ही बता रहा हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत अलग होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं, ज़्यादा नहीं अलग होते। ठीक है, क्योंकि अटेंशन स्पैन कम होने के कारण और इम्पल्सिविटी ज़्यादा होने के कारण थोड़ी सी तो प्रॉब्लम दूसरों से रहती है। पर ये है,
मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर सुनने के बाद बहुत सारे बच्चे ना डर जाएंगे कि हाँ हम दूसरों से अलग हैं, मतलब हम नॉर्मल नहीं हैं। आप नॉर्मल ही हो, बस आपको जो वे आपका करने का, कोई भी काम करने का वे है ना, वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए। ठीक है, अगर कह सकते हैं कि हर एक इंसान बुक पढ़ने का शौकीन होता है, तो अगर आप बुक पढ़ नहीं पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, तो आपको चेंज करने लेना चाहिए। जैसे कि आप स्पॉटिफाई पे जाके बुक सुन लो, ऑडियो बुक सुन लो, है ना, या कुकू एफएम पे जाके सुन लो, या यूट्यूब पे जाके सुन लो, है ना, या किसी को आप बोल दो कि भाई तूने बुक पढ़ी है, उसकी मुझे समरी सुना दे, है ना। तो ये चीज़ें कर सकते हो। तो आप अलग नहीं होते, बस आपको जो चाहिए चीज़ें वो थोड़ा सा डिफरेंट वे से चाहिए, राइट। और दो डिफरेंट वे से आप चीज़ों को समझते हो, ठीक है। पर हाँ, ये कह सकते हो कि डिफरेंस ज़रूर होता है, पर अलग नहीं होते, ठीक है। एलियन नहीं हो आप, ठीक है। क्या ADHD बचपन से स्टार्ट होता है? इसका बायोलॉजिकल बेसिस क्या है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यस ये बचपन से ही स्टार्ट होता है। और इसका बायोलॉजिकली मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि एक तो डोपामिन जो सिस्टम है हमारा रहता है, उसमें इम्बैलेंस रहती है, और जो फ्रंटल लोब होता है उसमें ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या ADHD पूरी तरह से ठीक हो सकता है, सिर्फ मैनेज ही किया जा सकता है? इसका मैं आपको आंसर बता दूं कि हाँ, ADHD मोस्टली चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है, ठीक है। ये चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है, पर ये धीरे धीरे मैनेज होता है, बल्कि परमानेंटली ख़त्म नहीं होता। क्योर इसको परमानेंटली आप कर ही नहीं सकते, पर इसको आप CBT होगी, या बिहेवियर थेरेपी होगी, या मेडिसिन होगी, या लाइफस्टाइल को धीरे धीरे चेंज करने के लिए आपकी एक्सरसाइज, स्लीप, डाइट, माइंडफुलनेस, है ना, ये चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो, आप मैनेज करना स्टार्ट कर दो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को धीरे धीरे मैनेज करना स्टार्ट कर दो, तो आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज करके आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। आपको महसूस ही नहीं होगा कि ADHD मुझे है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, इसके बारे में सेशन चाहिए, आपको असेसमेंट करवानी है अपनी, हर एक जो कह सकते हो कि इसके रिलेटेड सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सेशन का, तो आप वहाँ पे जाके लिंक को क्लिक करो, सेशन को बुक करो। सेशन बुक करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आएगी, उसके बाद आप सेशन में ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। और कैसे मैनेज किया जाता है हम आपको प्लान बना के भी देते हैं, तो आप वो कर सकते हो। सिर्फ सेशन की फ़ीस रहती है, असेसमेंट की कोई फ़ीस नहीं रहती अगर आप सेशन बुक करते हो तो, ठीक है। असेसमेंट आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है, बल्कि आपको रिपोर्ट भी बना के दी जाती है, ठीक है, ताकि आप अपनी चीज़ों को धीरे धीरे मैनेज करना सीख जाओ, और पहले की चीज़ों को और बाद की चीज़ों को आप अपने डिफरेंस चेक कर पाओ कि यस मैं कैपेबल हूँ वो चीज़ें करने के लिए जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ। कई बार हम एफर्ट्स करते रहते हैं पर रिजल्ट नहीं आता, वो हो सकता है कि हम में कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स हों जिसकी वजह से ये लग रहा है और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। और ये ज़्यादातर आप देखना कि ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है ये यंग एज में आती है, ठीक है, क्योंकि यंग एज में धीरे धीरे हम करियर पे फोकस करते हैं, पर करियर पे फोकस करने के बाद भी हमें ये दिक्कतें इतनी आती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो आपको ज़रूरत है किसी गाइडेंस की, ठीक है। आप मेरे से नहीं, कहीं भी आपके आसपास कोई भी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या साइकेट्रिस्ट है, आपको वहाँ पे जाके मिलना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। हमारी जो सेशन की बेसिक सी फीस रहती है 400 to 500 रहती है। वन सेशन की 45 मिनट का सेशन रहता है, और उसके बीच में आपकी जो टेस्टिंग वगैरह रहती है उसका अलग टाइम रहता है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक प्लान भी बना के दिया जाता है सिर्फ एक सेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशनिंग के ऊपर कि आपका जो कंडीशन है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो कितनी सीवियर है और कितनी माइल्ड है, ठीक है। उसके हिसाब से आपके सेशंस रहते हैं। एक सेशन में भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कई बारी 3 से 4 सेशन में भी लग जाते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ, एक नेक्स्ट असेसमेंट के साथ। ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, वो हमारा अडल्ट ADHD को लेके था। 2 सिम्टम्स रहते हैं, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। अगर आपको लग रहा है कि मेरे में ये चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं और ये दोनों क्राइटेरिया हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।